जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर जो है ना रखा गया था। तो कुतुब मीनार का नाम जो है ये सूफी संत डैश के नाम पर रखे गए थे। तो ये रखे गए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो याद रखिएगा संवैधानिक निकाय कौन नहीं है, तो नीति आयोग जो है ये साथियों संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। चलिए बताएंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे कौटिल्य के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे जो है ना इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है। तो साथियों याद रखेंगे पूरे मंत्रिपरिषद को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। अगर ये साथियों आंसर, ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके सभी विषय का निचोड़ प्रश्न आपको इस क्लास में मिल रहे हैं। हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेंगे। और बताइए कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट जो है ना कौन था। तो आप याद रखेंगे आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। अगला प्रश्न, और प्रश्न क्या दिया गया है आप सभी लोगों का। प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो आप बताएंगे साथियों ये आर्टिकल 93 में है। ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 93 में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो साथियों याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर सरोजिनी नायडू होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम बताएं। बताइए साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला का नाम। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, अरुणिमा सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, अरुणिमा सिन्हा हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई है। तो भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई। तो आप बताएंगे 1858 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1858। अगला प्रश्न क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्ति किया था। साथियों नियुक्ति किया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम मोन्टाग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा अधिनियम मोन्टागू
चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब जो है ना हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाए गए हैं? तो याद रखेंगे 1978 को साथियों हटाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1978। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि गुजरात में स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? लगाइए आंसर। तो गुजरात में स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई साथियों कितनी है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों ये 182 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों कि भारत के किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप याद रखेंगे साथियों चीन के साथ। ऑप्शन सी सही जवाब है चीन के साथ। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू किया गया था? लगाइए आंसर। और साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आप छोटा से छोटा आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जरूर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों केरल में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ध्यानचंद के। ऑप्शन ए सही जवाब है ध्यानचंद। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं लेती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं लेती है? तो आप याद रखेंगे अनुमान समिति। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर अनुमान समिति होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है साथियों किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो आप बताएंगे राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग यह लिए हुए हैं आपके 1 जनवरी 2015। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी जो इस क्वेश्चन का साथियों यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रगान जो है ये जन गण मन किस भाषा से जो है ना लिए गए हैं? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग बांग्ला भाषा से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है बांग्ला भाषा। अगला प्रश्न क्वेश्चन लिया गया है साथियों कि बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था। बताइए बांग्लादेश जो है ये डैश से डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो साथियों आप इनको याद रखेंगे। ये थे आपके कब से कब तक? तो आप बताएंगे कि ये थे आपके 1947 से लेकर 1971 तक। ऑप्शन बी सही जवाब है 1947 से 71। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलिए बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों याद रखेंगे 1942 को ये प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 1942। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जिसे कहते हैं? तो भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखेंगे भूकंप सूचक यंत्र कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है भूकंप सूचक यंत्र कहते हैं इनको। आप सभी लोग अच्छे से इनको साथियों याद रखेंगे। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की
लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की जो लंबाई है साथियों ये कितने हो जाएंगे? तो 106 किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है कि जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। बताइए साथियों कि जातक कथाएं जो है ये किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं हो जाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद डैश के बीच है। बताइए साथियों, कावेरी जल विवाद डैश के बीच है। तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो याद रखेंगे बेलगांव में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर बेलगांव में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गीत गोविंद किसने लिखा था। चलिए आंसर लगाइए कि गीत गोविंद को किसने लिखा था। तो गीत गोविंद को लिखे थे जयदेव। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयदेव के द्वारा लिखी जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा जो है ना शुरू की गई थी। तो भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों याद रखेंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा 1909 में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है ये वर्ष 1946 में भारत आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1946 में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो साथियों याद रखेंगे यह हो जाएंगे आपके जंतर मंतर नई दिल्ली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं साथियों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। तो हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। तो आप बताएंगे कि हुमायूंनामा द्वारा जो गुलबदन बेगम लिखी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।